जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भैले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीएए 2019 पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग, बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी होगी कि आखिर हम इतने पुराने मामले को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने संविधान के भाग 2 पर अच्छे से उसको आप लोगों के समक्ष समझाने का प्रयास किया था और इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो आप लोगों के समक्ष शेयर भी किया। जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो संविधान में जो भी प्रावधान है इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के कि 26 जनवरी 1950 के समय कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, ये आपके संविधान में मेंशन है। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में इस चीज को समझाया गया है और मैंने आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसके जितने भी जो प्रोसेस है, किस प्रकार से उस समय की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन था, उसको आप लोगों के समक्ष मैंने बताया आर्टिकल के माध्यम से। फिर जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बताया है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, जो यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी इंसान को अगर भारत का सिटीजनशिप लेना है तो कैसे ले सकता है और उसकी सिटीजनशिप कैसे छीनी जा सकती है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने 1955 के एक्ट में समझने का प्रयास किया है। अब मुद्दा ये उठ जाता है कि आखिर हाल में चर्चा में था, 2-3 साल पहले की बात है, 2019 का बात है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ 2019 की ये बात है। तो उस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, आज भी कुछ मामला अभी कोर्ट वगैरह में चल भी रहे हैं। तो इस मुद्दे को समझना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब आप संविधान के भाग 2 को अगर पढ़ रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बात बन जाता है कि आप सीएए और एनआरसी का जो डिस्प्यूट है और असम अकॉर्ड जो 1985 में हुए, इसको भी थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल एक जनरल नॉलेज के तहत आपको, एक सामान्य अध्ययन के तहत आपको जानकारी होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं, तो उसमें आपका एक बेसिक नॉलेज की एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको सारी चीजें इन जनरल मालूम होने चाहिए। तो उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज सीएए 2019 क्या है और एनआरसी क्या है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है हम लोगों को क्या क्या समझने का प्रयास करना है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले सीएए 2019 आखिर हमें लाना के पीछे उद्देश्य क्या था, इस चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर मैं भारत का अगर मैप यहां पर नॉर्मली अगर ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा कोई से, तो जैसे अगर एक इंडिया है आपका, तो इंडिया के यहां पर आपके पाकिस्तान है, यहां पर आपके अफगानिस्तान है और यहां पर है आपका ईरान। मैं सबके लिंक जोड़ करके आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। और यहां पर है आपका, अगर मैं एक लाइन अगर यहां पर कर दिया जाए तो ये है आपका बांग्लादेश और यहां पर है आपका श्रीलंका और यहां पर है आपका म्यांमार। अब इन सारे लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर सीएए 2019 के पीछे लाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मैं इस ईरान का उदाहरण लेता हूं कि लगभग 12वीं सेंचुरी से लेकर के 20वीं सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक रिलीजन के लोग रहते हैं जिनका नाम है पारसी। आप लोग वाकिफ हैं, यानी रतन टाटा वाले जिस कम्युनिटी से आते हैं वो पारसी ही माने जाते हैं। तो लगभग ईरान में कुछ वहां का समस्याएं खराब था, जिसकी वजह से लगभग इन सारे समय में लगभग 12वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी तक का एक ऐसा दौर रहा जहां पर ईरान से पारसी लोग भारत में निरंतर आते रहे। उसके बाद जब देश हमारा जब आजाद हुआ, जब यहाँ पर पाकिस्तान की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब देश जब हमारा आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के जब 2 देश हो गए, तो लगभग एक डेट फिक्स की गई। याद कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने कुछ डेट लाइन फिक्स करके बताया था और उस डेट में यह बताया गया था कि अगर जिस इंसान को इंडिया से पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को इंडिया आना है, वो लोग उस डेट के अंडर में इन आउट कर सकते हैं।
इस पीरियड में लगभग मोर देन 1 करोड़ लोग इंडिया से बाहर गए और पाकिस्तान से इंडिया आए, मतलब इन आउट हुआ। एक तो 2 कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन अगर मैं कहूं कि लगभग 1971 के पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। और जब यहां पर कुछ दंगा होने लगा, कुछ समस्याएं होने लगी इस पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच, तो लगभग 1960 के दशक में लगभग बांग्लादेश से लगभग भारत में जो माइग्रेंट्स जो लोग थे उनकी संख्या काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। आप लोगों ने अगर इंदिरा गांधी के एरा को समझा होगा और बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ 1971 में, अगर इस कहानी को आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ने का प्रयास किया होगा, तो जो चीजें मैं बता रहा हूं इस चीज से आप लोग वाकिफ होंगे। लगभग अगर इसकी बात करें तो लगभग उसके बाद से जब यहाँ पर एक मतलब यहाँ चाइना है आपका और इसके नीचे है आपका तिब्बत। जब चाइना ने तिब्बत पर अपना एक पकड़ बना लिया, पकड़ बनाने के बाद वहां के जो दलाई लामा थे और इनके साथ जितने भी इनको मानने वाले लोग थे, कुछ काफी हद तक, सारे लोग तिब्बत तो नहीं, ये लगभग लोग भारत में आना शुरू किए। और लगभग आप हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये तिब्बत के लोग और दलाई लामा आज के समय में भी ऐसा माना जाता है कुछ कि यहाँ पर के लोग रहते हैं और अपन शासन व्यवस्था यहीं से संचालित करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं चीजें, ये सिर्फ तिब्बत तक की कहानी नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो लगभग आप 1980-90 का जो समय था जब यूएसएसआर कोलैप्स नहीं हुआ, तो अफगानिस्तान और यूएसएसआर के जो कुछ कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके वजह से अफगानिस्तान के कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आने लगे और उनकी भी संख्या काफी ज्यादा भारत में देखी गई। तो इधर से जो लोग आ रहे थे ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्टे कर रहे थे, और इस बांग्लादेश हो गया, चाहे श्रीलंका हो गया या म्यांमार हो गया, ये वाले क्षेत्र से जो लोग आ रहे थे, जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर स्टे कर रहे थे। ये विवाद इतना छोटा नहीं है, ये विवाद काफी बड़ी बात है। और इस प्रकार के इंसिडेंट होना किसी भी देश के लिए काफी बेहतर नहीं माना जा सकता है। अगर कोई भी देश अगर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, कुछ वेलफेयर काम करने का प्रयास कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करने का प्रयास कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, तो जरा सोचिए कि नंबर ऑफ पीपल जब बढ़ेंगे तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। कहां से इतना जो फंड होते हैं उसको अरेंज कर सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए समस्या हो सकती है। इससे क्या हो सकता है कि जो यहाँ के जो निवासी लोग हैं, निवासी को समस्या हो सकता है। ये सारी समस्याएं थी। इसके साथ साथ चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो म्यांमार हो, आपने कहानी सुना ही होगा कहानी लिट्टे की, जब वहां पर श्रीलंका में जब सिविल वार छिड़ा था तो वहां पर भी बहुत सारे तमिल लोग जो थे वो भारत में भग भग के आ रहे थे। तो इस प्रकार के कंडीशन उत्पन्न हो रहा था। और साथ ही साथ म्यांमार में 2015 के बाद वहां के भी जब कंडीशन खराब हो रहे थे तो लगभग जो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी भारत में आना प्रारंभ कर देते हैं। तो लगभग आप देख रहे होंगे कि इतने देश के लोग अपनी अपनी समस्या के साथ भारत में इलीगल तौर पर आने का प्रयास करते हैं और भारत में जनसंख्या काफी तेजी से इंक्रीज होने लगता है। किस क्षेत्र में, तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। अब यहां प्रॉब्लम हो रहा था नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट के जो भी हैं, खासकर आसाम वगैरह जो है उस क्षेत्र में, और यहां पर कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसलिए हमें यह जरूरत पड़ा कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें हम लोग कुछ अमेंडमेंट करें और जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं को हम लोगों को निपटारा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भारत ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेकर के आया। अब देखिए इसमें 2 तरीके के बात होंगे, जैसे मैं यहां पर कहूंगा प्रोसिक्यूशन और दूसरा है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स में हम बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। आप सबसे पहले इन 2 शब्दों का अर्थ समझ लें। जब आप इन 2 अर्थों का शब्द समझ लेंगे तो इस वीडियो में जो चीजें हम चर्चा कर रहे हैं वो चीजें आपको समझना आसान हो जाएगा।
सबसे पहले ये बोलते हैं कि परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का अर्थ ये होता है कि किसी खास वर्ग द्वारा किसी दूसरे वर्ग पर कुछ गलत वर्क करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनके साथ भेदभाव करना। अगर इस प्रकार के अगर कंडीशन डेवलप होते हैं तो उसको माना जाएगा कि हाँ वहां पर परसिक्यूशन हो सकता है। तो परसिक्यूशन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन फैक्टर के साथ नहीं हो सकता है। परसिक्यूशन आपका पॉलिटिकल सिस्टम में भी हो सकता है, कास्ट आधारित हो सकता है, जेंडर आधारित हो सकता है, रिलीजन आधारित हो सकता है। तो यहां पर जो परसिक्यूशन की जो बात कही गई है इस सीएए 2019 में, वह आपका बात किया गया है रिलीजन फैक्टर के तहत। और दूसरा है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है? देखिए हुआ क्या कि जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन हो सकते हैं, और इसकी व्याख्या आपके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किया गया है। और उसकी जो एक सेक्शन है 21B, उसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान दूसरे देश से भारत में आता है विदाउट पासपोर्ट या पासपोर्ट वीजा के बाद भी आता है और उसका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो जाता है फिर भी वो भारत में रहता है, या अगर कोई पर्सन भारत की जो बाउंड्री है बिना किसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से वह एंट्री करके भारत में आ जाता है, तो उसको हम लोग इलीगल माइग्रेंट मानते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, जब ये अमेंडमेंट जो किया गया है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, इसीलिए तो उसको बोला जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट है। क्या किए गए हैं? तो सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स का डेफिनेशन ही बदल दिया गया, और दूसरा ही चीज किया गया कि जो एक्वायर्ड जो सिटीजनशिप का कंडीशन है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब क्या किया गया है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अब इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। इलीगल इमिग्रेंट्स का डेफिनेशन चेंज किया गया है, और चेंज करने का मतलब यह है इसमें कुछ कम्युनिटी और कुछ खास देशों का नाम इसमें मेंशन किया गया है। क्या नाम मेंशन किया गया है इसको चीजें समझिएगा। इसमें कहा गया है कि अगर 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देश के लोग, समझिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर 3 देश के लोग जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, अगर 6 कम्युनिटी के लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर भारत में आए हैं, यानी अगर कहने का मतलब है 31 दिसंबर, मान लीजिए कि बाद में का तो मतलब बहुत सारा हो सकता है ना, कि लगभग 31 दिसंबर लास्ट डेट मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो भारत आए हैं तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे कि इसमें कुछ बदलाव, चीजें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए कि ये चीजें क्या है। कहने का मतलब है कि इसका जो मुद्दा था कहानी, इसमें ये चीजें पहले स्पष्ट किया गया था कि लगभग अगर लास्ट 14 सालों में से अगर कोई इंसान, ध्यान रखिएगा कि अगर 11 साल भारत में अगर रहता है, पहले का टर्म्स एंड कंडीशन है, उस चीज को समझिए, लगभग अगर 14 साल में से अगर 11 साल अगर भारत में रहता है तो उसको अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन 6 के तहत उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। पहले ऐसा कंडीशन था। अब इसमें बदलाव किया गया कुछ आधार पर, जिसको आप इस पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि पहले जो हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन दिया था सेक्शन 6 के तहत, वो था कि लगभग आप 14 वर्ष में से 11 वर्ष अगर आप भारत में अगर आप रहते हैं और लास्ट अंतिम 1 सालों से भारत में रह रहे हैं तो आपको सेक्शन 6 या सेक्शन 5 के तहत आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहां पर क्या बदलाव किया गया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है, वह है कहानी कि लगभग, ध्यान रखिएगा यहां पे, कि लगभग अगर 31 दिसंबर 2014 के आसपास या 31 दिसंबर 2014 के समय अगर कोई भारत में आ गया है इस 3 देश के 6 कम्युनिटी के लोग, तो उनको इस 5 साल टाइम जो उसके 2019 की बात है, तो 14 से लेकर के 19 जब आप देखेंगे तो 5 साल का टाइम
लाइन आपको दिख रहा है। तो अगर 5 साल भी अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको यहां पर सिटीजनशिप किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलाइजेशन के देशीकरण के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये चीजें दिया गया है। अब यहां पर समस्या क्या उत्पन्न हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर समस्या ये उत्पन्न हुआ कि आखिर ये 3 देश हैं क्यों, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 6 कम्युनिटी ही क्यों। ये सबसे मेजर जो इश्यूज था, अगर ये प्रॉब्लम की अगर बात करें, इश्यूज क्या डेवलप हुए, इश्यूज था कि आखिर ये 3 देश क्यों। और दूसरा इश्यूज था कि पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है अहमदिया कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के साथ वहां पर पाकिस्तान में कुछ इलीगल व्यवहार होते हैं तो उसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया। और असम अकॉर्ड 1985 का है, इसका क्या कहानी है। इसको सबसे पहले इस इश्यूज को समझते हैं असम अकॉर्ड को। देखिएगा कि 1978-77 के आसपास वहां के जो सीएम थे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वहां पर जो इलेक्शन कराने के लिए जो एक जनगणना हुई वहां पर, तो देखा गया कि इतने लोगों की संख्या बढ़ गई है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होने लगा। वहां पर लोगों ने दंगा शुरू कर दिया कि आखिर इतने लोगों की संख्या आखिर अचानक से बढ़ कैसे गई। इस चीज को ध्यान में रख करके लगभग वहां पर एक असम अकॉर्ड 1985 पारित किया गया और असम अकॉर्ड के तहत एक डेडलाइन फिक्स की गई 24 मार्च 1971। और 24 मार्च 1971 के बाद अगर जो लोग भारत में अगर आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये वहां पर असम अकॉर्ड में ये बातें लिखा गया था। और इसके लिए लाया गया था एनआरसी, और एनआरसी सर्टिफिकेट था जिसमें आपको ये चीजें बताना था कि आप 24 अप्रैल 1971 से पहले अगर असम में आकर के रह रहे हैं या आपके पूर्वज रह रहे हैं या आप रह रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट होगा। हो सकता है जमीन के कागज होंगे, आप कुछ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, उसका भी एक कागजात होगा, कुछ ना कुछ तो एविडेंस होंगे। उस एविडेंस के आपको क्या करना था, गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने सबमिट करना था, जिसका अर्थ होता है एनआरसी, जिससे आपको ये वेरीफाई हो जाए कि आप 24 मार्च 1971 से पहले आप आसाम वाला क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के अब मुद्दा था कि लगभग बाद के समय में 1985 के बाद में भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे इनको भी समस्या हो रही है। तो लगभग जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया और इसमें 3 देश और 6 कम्युनिटी की बात की गई, तो आसाम को भी प्रॉब्लम होने लगा कि ये लोग आकर के आसाम में भर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके जो कल्चरल एक अपना सिस्टम है, जो सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे की जुड़ाव बताता है, वहां के जो भी कम्युनिटी हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं, काफी एक दूसरे से मतलब अपना जो एक कल्चरल के प्रति काफी कट्टर है वहां के लोग। तो ये बोले कि अगर दूसरे देश के लोग अगर यहाँ पर आते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो सकता है, हमारा कल्चर में भी विलुप्त हो सकता है। अब इस चीज को ध्यान में रखा गया और ध्यान में रख करके इंडियन गवर्नमेंट ने 2 बातें कहा। एक तो आपका शेड्यूल आपका 4 जिसमें 4 स्टेट आते हैं और एक इनर लाइन परमिट, ये 2 क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि इस क्षेत्र में सीएए लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट ये है कि उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफिसर और वहां के कुछ खास लोगों को छोड़कर के कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता है। और शेड्यूल 4 जो है आप देखेंगे तो उसमें लगभग 4 राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया जाता है। सॉरी, शेड्यूल 4 नहीं, उसको आप 6 करिए, शेड्यूल 6 है, ये 4 नहीं है, शेड्यूल 6 है। तो जो शेड्यूल 6 है उस शेड्यूल 6 में आपके असम भी आता है, आपका मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। और इनको इस शेड्यूल के तहत अनुसूची 6 के तहत काफी ज्यादा प्रावधान दिए गए हैं। उसकी चर्चा हम लोग आने वाले समय में किसी वीडियो में डिटेल में करेंगे कि शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में किस प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। और इनर लाइन परमिट आपने समझ लिया, तो इससे क्या हो गया कि असम को थोड़ा सा अपना रिलैक्सेशन मिला। दूसरा ये था कि अहमदिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है
उसको इस 6 कम्युनिटी में 7वां कम्युनिटी क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका जवाब था हमारे गवर्नमेंट का कि देखिए, हम जो सीएए जो लेकर के आ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि जो लोग दूसरे देश में माइनॉरिटी स्तर पर हैं और जिनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको इंसाफ दिलाना हमारा काम है। यानी 3 देश इसलिए लिए गए कि लगभग आप अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, ये जो 6 कम्युनिटी है वहां पर मेजोरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में है, तो और वहां पर इनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है। तो लगभग अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि उनके साथ इंसाफ हो। इसलिए भारत ने कहा कि हमने इन 3 देश को ही कंसीडर किया और इस 3 देशों में से 6 कम्युनिटी को ही यहां पर कंसीडर किया। और अहमदिया को इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि अहमदिया जो है वह रिलीजन प्रोसिक्यूशन के शिकार नहीं है, यह अनटचेबिलिटी प्रोसिक्यूशन के शिकार है। तो चूंकि हमारा जो उद्देश्य अनटचेबिलिटी को लेकर के नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि रिलीजन तौर पर किन लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन होता है उनका समस्या को सोल्व करना। तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो ये 2 विवाद है ये समझ में आ जाएगा। और तीसरा ये चीज है कि लगभग जो इंडिया में 3 देश को ही कंसीडर करना और 6 कम्युनिटी को कंसीडर करना कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 14 का बहुत ब्रॉड मीनिंग है और आर्टिकल 14 के माध्यम से जब आप रिजर्वेशन को समझेंगे तो रिजर्वेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में एक होते हैं कि अनफेवरेबल जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वहां पर रिजर्वेशन को वैलिड माना जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर महिला लोग हैं या बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनके साथ अगर सरकार कुछ विशेष प्रावधान करती है, जैसे मेट्रो में एक कंपार्टमेंट बूढ़ों के लिए बना देना, एक बच्चों के लिए बना देना, महिलाओं के लिए बना देना, बाकी उसमें कोई नहीं जा सकता है, तो इसको इलीगल नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 14 का जो राइट टू इक्वलिटी है उसका उल्लंघन नहीं माना जा सकता है यहां पर, क्योंकि ये अनफेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है। यानी विशेष परिस्थिति में सरकार के द्वारा डिफरेंट टाइप के कदम उठाए जा सकते हैं। यानी जब जब आप 14 पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार के प्रोसेस हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक कहता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि समान परिस्थिति में गवर्नमेंट समान व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर समानता को लाने के लिए अगर किसी भी कम्युनिटी को अगर आरक्षण देना हो तो वह सरकार ऐसा कर सकती है, राज्य के पास यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बिल्कुल आसान भाषा में इस चीज को समझाने का प्रयास करता है। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि अनफेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी 3 देशों में एक कम्युनिटी के लोग वहां पर क्या है, माइनॉरिटी में है और इनके साथ क्या प्रोसिक्यूशन हो रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन अगर वहां पर हो रहा है तो यानी भारत ये क्या कर सकता है वहां पर, यानी आर्टिकल 14 का जो लोग वायलेशन की बात कर रहे हैं, उल्लंघन की बात कर रहे हैं, उनको जरा एक बार इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो उसमें आर्टिकल 14 क्लोज 2 में ये चीजें मेंशन किया गया है उसको पढ़ने की जरूरत है। इन सारी चीजों का व्याख्या इन जनरल हमारे गवर्नमेंट ने, जो लोग ये आवाज उठा रहे थे कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 गलत है, नहीं होना चाहिए, तो उसको मतलब इन 3 तरीकों से जिस प्रकार से इंजाम लगाया गया, भारतीय सरकार ने इसका जवाब देने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि सीएए क्या है, ये क्यों लाया गया, एनआरसी क्या है। इस चीज का कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप ऑलरेडी हो गया होगा। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार के अगर कुछ आपके अंदर क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके क्वेरी जो हो उसको मैं आने वाले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूं। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। खासकर अगर मैं बात करूं कि संविधान के भाग 2 से अगर मेंस का जो क्वेश्चन अगर बनने का अगर जो चांस होगा, खासकर स्टेट पीसीएस में और मेंस में, तो इसी मुद्दे से आपका क्वेश्चन
बन सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी तरह घुमा के पूछे जा सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।